Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we discuss some problems related to improper integral of first kind with solution. सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें है कि यूज डायरेक्टली थ्योरम टू प्रूव दैट दिस improper integral 1 to infinity sin of t over t dt is convergent. तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली थ्योरम की बात करें तो डायरेक्टली थ्योरम में हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं. एक फंक्शन f होता है जिसके ऊपर तीन कंडीशंस होती हैं कि अगर हम f ऑफ t कंसीडर करते हैं तो इसको बाउंडेड होना चाहिए. दूसरी कंडीशन होती है कि इस फंक्शन को मोनोटोन होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन होती है कि ये अप्रोच करे जीरो को एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. इसी तरीके से g फंक्शन के ऊपर जो कंडीशन होती है वो है कि हम इससे एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके डेफिनेट इंटीग्रल से a टू कैपिटल X g ऑफ t dt. और अगर ये इंटीग्रल हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास बाउंडेड हो फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो फिर इससे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो दोनों को कंबाइन करके आता है कि हम इन दोनों को कंबाइन करके ये डिड्यूस करते हैं कि इंटीग्रल हमारे पास a टू इन्फिनिटी एफ टी जी ऑफ टी डी टी ये कन्वर्जेंट है. अब डायरेक्टली थ्योरम कभी भी हमें ये नहीं बताता कि किस फंक्शन को f कंसीडर करेंगे, कौन सा फंक्शन g होगा, या किसी इंटीग्रल के ऊपर हम डायरेक्टली थ्योरम लगा भी सकते हैं कि नहीं. जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्योंकि कहा गया है कि हम इसे डायरेक्टली थ्योरम से प्रूव करेंगे, तो इसमें हमने पहले तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि हम किस फंक्शन को f के इक्वल कंसीडर करेंगे और क्या हम g के इक्वल कंसीडर करेंगे. तो जैसा कि इस क्वेश्चन में f पर जो कंडीशन है हमारे पास वो है कि ये जीरो को अप्रोच करेगा जब t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम f ऑफ t को 1 ओवर t के इक्वल लेते हैं. और क्योंकि साइन फंक्शन को अगर हम g ऑफ t के इक्वल लेंगे तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास माइनस कॉज आएगा जो कि एक बाउंडेड फंक्शन है. तो इसको लेकर हम फॉर्मली इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं. तो इस लिहाज से हम इसके फॉर्मल सॉल्यूशन के लिहाज से हम f ऑफ t कंसीडर कर लेते हैं. एज्यूम f ऑफ t इज इक्वल टू 1 ओवर t और g ऑफ t हमारे पास है साइन ऑफ t के बराबर, और लिमिट क्योंकि 1 से इन्फिनिटी है इस लिहाज से हमारे पास जो t होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. तो सबसे पहले हम f के ऊपर डायरेक्टली थ्योरम की तीनों कंडीशंस देखते हैं जो उसमें f के ऊपर गिवन है. उसके बाद हम g के ऊपर उन कंडीशंस को देखेंगे. इस लिहाज से पहली बाउंडेड है, तो क्योंकि हमें t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 गिवन है तो इस वजह से हमारे पास 1 ओवर t लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा. यानी हमारे पास रिजल्ट निकल आता है कि f ऑफ t मॉड जो है जो कि असल में मॉड ऑफ 1 ओवर t के इक्वल होगा, डेट इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो दिस implies f is bounded on interval this 1 infinity. मोनोटोनिसिटी के हवाले से क्योंकि फंक्शन f हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव लेकर भी चेक किया जा सकता है, या फिर बाय डेफिनेशन भी ये एक इजी सा फंक्शन है. उस लिहाज से
हम अगर कंसीडर करते हैं कि नो इफ वी टेक two numbers t1 and t2 from this interval 1 to infinity such that t1 is less than equal to t2 और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है बल्कि हमें मेंशन करना चाहिए था यहाँ पर, इसकी बजाय हम यूँ लिख लेते हैं। देखें, चले हम यूँ ले लेते हैं कि t1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू t2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इससे जो रिजल्ट निकलता है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज 1 over t1 is less than or equal to 1 over t2। That is, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है f of t1 is less than or equal to f of t2। Means when t1 is greater than equal to t2, f of t1 means उसकी वैल्यू इनके ऊपर वो चेंज हो जाती है, इज लेस देन इक्वल टू f of t2। यानी रिजल्ट ये निकला कि f जो है वो डिक्रीजिंग है हमारे पास जो इंटरवल है डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल 1 इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोन फंक्शन जो है उससे यही मुराद होती है कि फंक्शन या तो कंप्लीट डोमेन के ऊपर इंक्रीजिंग है या फिर वो डिक्रीजिंग है। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। तो उसके लिए हमारे पास देखना ये था कि लिमिटिंग वैल्यू के हवाले से व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो also we have limit t approaches to infinity f of t जो कि इक्वल है हमारे पास लिमिट t approaches to infinity 1 over t के, जो कि 0 के बराबर है। तो इस तरीके से f के ऊपर तो तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं g फंक्शन के ऊपर जो कंडीशन है, उसके लिए हमें देखना होगा कि 1 to x g of t dt जो कि इक्वल है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to x, और ये आ जाता है साइन ऑफ t। अब हम बात करते हैं g फंक्शन के ऊपर जो कंडीशन है उस लिहाज से। सो नो वी टेक 1 to capital X g of t dt जो कि इक्वल है 1 to capital X और साइन ऑफ t dt, और ये हमारे पास इक्वल होगा साइन की जो एंटी डेरिवेटिव है वो है माइनस कॉज ऑफ t, और लिमिट्स है हमारे पास 1 to x, और ये आ जाता है कॉज ऑफ 1 और माइनस कॉज ऑफ कैपिटल X, और x हमारे पास जो है डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमने देखना है कि g से जो इंटीग्रल फंक्शन है वो हमारे पास बाउंडेड है कि नहीं है। तो इस लिहाज से हम कंसीडर करते हैं मॉड ऑफ 1 to x g of t dt जो कि हमारे पास अब इक्वल है cos ऑफ 1 माइनस cos ऑफ x के। और जब हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा cos ऑफ 1 और साथ प्लस cos ऑफ x मॉड के। अब cos ऑफ 1 की वैल्यू कोई लेस देन 1 नंबर होगा, और cos ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 कोई नंबर होगा। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन 1 प्लस 1 जो कि इक्वल होगा 2 से। यानी तमाम x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव किया कि इसका मॉड जो है डेट इज लेस देन 2। सो रिजल्ट अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है इससे कि
So we have 1 to capital X integral gt dt is bounded for capital X is greater than equal to 1. मीन्स डायरेक्टली थ्योरम की रिमेनिंग कंडीशंस भी फुलफिल हो जाती हैं. अब क्योंकि तमाम कंडीशन डायरेक्टली थ्योरम की कंप्लीट हो चुकी हैं, सो हम लिख सकते हैं कि एज all the conditions of Dirichlet theorem are satisfied, hence जो इंटीग्रल है 1 to infinity sin of t over t dt is convergent. और यूं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है जिसमें दो फंक्शन f और g डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर जो इंटीग्रेबल है फॉर ईच b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a. इसके अलावा दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं लैम्डा म्यू such that f of t mod is less than lambda for all t is greater than equal to a means फंक्शन f बाउंडेड है. और इसके अलावा कंडीशन g के ऊपर जो है वो इस तरीके से है कि इसका डेफिनेट इंटीग्रल g ऑफ टी मॉड का फ्रॉम b टू c ये लेस देन म्यू है फॉर ईच बी सी इज ग्रेटर देन ए. तो देन वी हैव टू प्रूव डैट a टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी इज कन्वर्जेंट. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम रिजल्ट यूज करेंगे वो ये है कि अगर फंक्शन f हमें गिवन हो जो पॉजिटिव है और a टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी ये कन्वर्जेंट है if and only if there exists positive number m such that definite integral a to b f t dt is less than equal to m for all b is greater than equal to a. ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम जिसके लिए इस्तेमाल करेंगे उसमें a नहीं है यहाँ पर, वो b से आप कंसिडर कर सकते हैं. यानी b टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी ये कन्वर्जेंट है इफ़ देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन ज़ीरो सच डैट, जिसकी जगह पर b आ जाता है, इसकी जगह पर p c आ जाता है, सच डैट दिस c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b. तो आइए इसके अब फॉर्मल प्रूफ की तरफ चलते हैं. जैसा कि हमें गिवन है कि मॉड ऑफ जी टी का जो डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम बी टू सी लेस देन म्यू है, लेकिन हमने प्रूव ए से इन्फिनिटी एफ टी जी टी डी टी ये कन्वर्जेंट प्रूव करना है. तो इस लिहाज से हम स्टार्ट इसी इंटीग्रल से करते हैं, यानी इसी कंडीशंस के साथ. तो इस लिहाज से वी टेक बी टू सी मॉड ऑफ एफ टी जी ऑफ टी डी टी. तो ये इक्वल आ जाता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू बी टू सी मॉड, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. नो डाउट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. क्योंकि हमें गिवन है कि एफ टी मॉड इज लेस देन लैम्डा फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन ए, और बी सी दोनों ए से बड़े हैं. तो इस लिहाज से हम इसको लिख सकते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल टू बी टू सी, इसकी जगह पर लैम्डा आ जाएगा, और ये मॉड ऑफ जी टी
डी टी, और इसको लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू लैम्डा बी टू सी मॉड ऑफ जी टी डी टी। अब हमें गिवन है कि ये इंटीग्रल जो जी का है दिस इज लेस देन म्यू, सो वी गेट दिस इज लेस देन लैम्डा म्यू, यानी बी टू सी मॉड ऑफ एफ टी जी टी मॉड इज लेस देन लैम्डा म्यू, यानी इस लिहाज से यानी ये वाली कंडीशन इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल हो रही है। तो उससे हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो ये हुआ कि सो वी हैव बी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ टी जी टी डी टी इज कन्वर्जेंट, और इससे मुराद ये हुआ दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल हमारे पास जो है बी टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी डी टी इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब हम जानते हैं कि हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है, तो उस लिहाज से हम लिख सकते हैं कि सिंस एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल is convergent, therefore b to infinity f t g t dt is convergent। अब हमारे पास जो इंटीग्रल हमने प्रूव करना है वो a टू इन्फिनिटी है, a टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी डी टी जो कि इक्वल है a टू b एफ टी जी टी डी टी प्लस b टू इन्फिनिटी, यहाँ पर b होगा एफ टी जी टी डी टी। अब इसमें देखिए कि हमें जो ये इंटीग्रल गिवन है ये प्रॉपर इंटीग्रल है, और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम प्रूव कर चुके हैं कि ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट होगा, लिहाजा हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि सिंस ए टू बी एफ टी जी टी डी टी इज प्रॉपर इंटीग्रल, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि एंड या रिजल्ट आप कह लें सॉरी बी टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी डी टी इज कन्वर्जेंट, और जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए टू इन्फिनिटी एफ टी जी ऑफ टी डी टी इज कन्वर्जेंट, और यूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी जी टी डी टी कन्वर्जेंट हो, तो फिर हमें प्रूव करना है कि एक सीक्वेंस एस एन जिसकी
nth टर्म इस तरीके से डिफाइन है कि एस एन इज इक्वल टू ए टू एन जी टी डी टी इज कन्वर्जेंट। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम कॉशी क्राइटेरियन फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूज करेंगे, जो इस तरीके से स्टेट किया जाता है कि इंटीग्रल हमारे पास ए टू इन्फिनिटी जी टी डी टी ये कन्वर्जेंट है if and only if for all epsilon greater than 0 there exist b greater than 0 such that mod of definite integral b to c g of t dt mod is less than epsilon for b c is greater than कैपिटल P। तो आइए इसके फॉर्मल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमें इसमें क्योंकि गिवन है कि इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी टी डी टी इज कन्वर्जेंट, so for all positive number epsilon greater than 0 there exists b greater than 0 such that mod of b to c g of t dt this is less than epsilon whenever c is greater than b is greater than capital B। लेट हम इसको 1 नंबर दे देते हैं कि ये एक्सप्रेशन 1 है। अब इससे फर्दर हम जो सीक्वेंस है एस एन और उसके लिए हम कंसीडर करेंगे वी हैव एस एन जो है वो है ए टू एन जी ऑफ टी डी टी। सो हम पहले इसको प्रूव करेंगे कि ये कॉशी सीक्वेंस है, तो उसके लिए हम दो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं। m इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल हम इसको कैपिटल N से कंसीडर कर लेते हैं जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और दिस इज ग्रेटर देन कैपिटल B के वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉशी सीक्वेंस से प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एस एम माइनस एस एन, और ये इक्वल होगा हमारे पास ए टू एम जी ऑफ टी डी टी और माइनस ए टू एन जी ऑफ टी डी टी। अब क्योंकि जो m है ये इंटीजर ग्रेटर है n से, मींस हम अगर बात करते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, पहले n आएगा, फिर ऐसे ही n+1 और चलते रहेंगे, फिर m होगा। तो इस लिहाज से हम ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको ब्रेक कर सकते हैं a टू n जी ऑफ टी डी टी, और प्लस नेक्स्ट आ जाएगा n टू m जी ऑफ टी डी टी और माइनस ए टू n जी ऑफ टी डी टी।
फर्स्ट और थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और अल्टीमेटली हमारे पास जो बाकी बचेगा वो होगा n to m g of t dt। और हम जानते हैं कि ये m ग्रेटर है n से और ये b से ग्रेटर है। अब एक्सप्रेशन वन को अगर हम देखते हैं तो एक्सप्रेशन वन में हमारे पास था कि कोई भी अगर b से बड़े कोई नंबर हैं हो हमारे पास c और b, तो फिर मॉड ऑफ बी सी जी टी डी टी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो एम एन भी उसी तरीके से बी से बड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन इसको लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, क्योंकि हम एज्यूम कर चुके हैं पहले कि एम और एन दोनों बी से बड़े हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो बन जाता है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, और व्हेन एवर एम और एन को हमने एज्यूम किया था कि ये पॉजिटिव इंटीजर जो है बी से बड़ा, हम पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर रहे थे, फिर ये दोनों उससे बड़े हैं। तो इस लिहाज से क्योंकि बी अगर कोई रियल नंबर है तो ज़रूर उससे बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर ये हमारे पास 10.5 है तो फिर 11 होगा, हम बड़ा भी उससे कंसीडर कर सकते हैं, ये दोनों उससे बड़े हो सकते हैं। तो इस लिहाज से वेन एवर हम लिख देते हैं कि एम और एन दोनों जो है वो ग्रेटर देन एन है, यानी कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन भी फुलफिल हो जाती है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एम एन सच डेट एस एम माइनस एस एन मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एम एन इज ग्रेटर देन एन। तो यानी हम इससे जो रिजल्ट लिखेंगे वो होगा दिस इम्प्लाइज एस एन इज कॉशी सीक्वेंस। अब क्योंकि ये कॉशी सीक्वेंस जो है वो रियल नंबर्स का सीक्वेंस है, क्योंकि जो इंटीग्रल जिससे ये बन रहा था वो रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है या आउटपुट उसकी रियल नंबर है। तो हमारे पास फिर रिजल्ट है कि सिंस एवरी कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट, तो देयरफॉर जो सीक्वेंस एस एन है डेट इज कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से देखें, इस जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।